हेलो डियर लर्नर। रेन एंड मार्टिन ग्रामर सीरीज की ये तीसरी क्लास है। उम्मीद है कि इससे पहले आप दोनों क्लास कर चुके होंगे। एक्सरसाइज भी आपने किया होगा। यह क्लास इस पूरे सीरीज की सबसे बेहतरीन क्लास है। इसमें आप सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिकॉग्नाइज करना, उनके फंक्शन, फीचर, एट्रीब्यूट्स, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। इससे पहले कि हम क्लास शुरू करें, कुछ स्टूडेंट्स के डाउट हैं, उन्हें क्लियर करते हैं, फिर हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। डाउट ये है कि कुछ बच्चों ने ये पूछा हमसे, ये जो हमारी फाइनाइट वर्ब है, सेंटेंस में इनकी लोकेशन बार बार चेंज क्यों हो रही है। तो चलिए इस डाउट को पहले क्लियर करते हैं, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, फाइनाइट वर्ब जो है, पहले हम तो थोड़ा ये जान लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब आखिर करती क्या है। फाइनाइट वर्ब एक सेंटेंस की टोन को सेट करती है। जैसे ये दो काम करती है, पहले ये टेंस बताती है कि जो काम हो रहा है वो दरअसल किस समय की बातें चल रही है सेंटेंस में। दूसरा, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन को भी बताती है कि ये सब्जेक्ट का कौन सा नंबर है और कौन सा पर्सन है। ठीक है, अब चलते हैं, जो उनका सवाल है कि इसकी लोकेशन बदल क्यों गई है। हमने कल देखा था कि सेंटेंस का यूज डिक्लेरेशन के लिए किया जाता है, इसके अलावा क्वेश्चन के लिए किया जाता है, फिर विश कमांड के लिए किया जाता है, या सडन फीलिंग्स के लिए किया जाता है। सॉरी, सडन फीलिंग्स के लिए किया जाता है। तो आप सेंटेंस का नाम भी बता सकते हैं। इसे हम एसर्टिव बोलते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, दो काइंड होते हैं दरअसल। एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव, पहले हम अफर्मेटिव को देखते हैं। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद फाइनाइट वर्ब आएगा। मैं इसे एफ भी लिखूंगा, आप समझ जाएंगे। पहला इसे नोट कर लें। दूसरा, कि अगर सेंटेंस को निगेशन में ले जाना है या उससे क्वेश्चन पूछना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो निगेशन वाली केस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा विथ निगेशन, और फिर फाइनाइट वर्ब रहेगा। लेकिन क्वेश्चन के केस में पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर हमारा सब्जेक्ट रहेगा, और फिर मेन वर्ब रहेगा। दैट इज कॉल्ड फाइनाइट। ठीक है, अब हम देखते हैं विश और कमांड में। हमने देखा कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इनमें सब्जेक्ट जो होता है हिडन होता है। ऐसे केस में ये सेंटेंस जनरली वर्ब से ही शुरू होते हैं, फाइनाइट वर्ब्स। लास्ट वन एक्सक्लामेटरी, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सक्लामेटरी। इसमें वर्ब लास्ट में आएगा या ये नहीं आएगा। ठीक है,
जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूँ व्हाट अ फेयर डे। ठीक है, व्हाट अ फेयर डे इट इज। ओके, ठीक है। तो पहला डाउट तो ये था। अब चलते हैं दूसरी डाउट की तरफ, जो स्टूडेंट्स ने पूछा है। दूसरी डाउट उनकी ये थी कि व्हाइट बोर्ड के यूज से, व्हाइट बोर्ड के यूज से स्ट्रेन हो रहा है उनकी आंखों में, इसलिए मैं ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहा हूँ। दूसरा, लॉन्ग वीडियोस होने से अटेंशन स्पान कम हो रहा है, मतलब वो पूरा अटेंटिवली देख नहीं पा रहे हैं और प्रॉपर नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो वीडियो लेंथ छोटी रहेगी। तीसरी चीज, राइटिंग, हैंड राइटिंग कई जगह रीडेबल नहीं है, रीडेबल नहीं है। तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करिए, है ना, थोड़ा सा आप एडजस्ट करिए। मेरे पास ऐसा रिसोर्स नहीं है, मेरे पास ऐसा संसाधन नहीं है जिससे मैं प्रॉपर पीपीटी बनवा पाऊँ। मेरे पास वैसे भी टाइम कम रहता है। मैं अभी, आप ये देख लें, 12 बजे से ज़्यादा हो रहे हैं रात के, तब मैं आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर टाइम की कमी है। आप में से कोई लड़का अगर वॉलंटियर करना चाहे, मैं उसे सारी मटेरियल दे दूँगा और समझा दूँगा कैसे पीपीटी बनाना है। और जो ऑनरोरियम होगा, जो भी उसके लिए प्रॉपर पे होगा, मैं करूँगा। कोई स्टूडेंट अगर ऐसा हो तो मुझे बताएँ। चलिए, क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जनरली किसी भी लैंग्वेज में हम बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। पिछली क्लासों में हमने सीखा कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं अ, जिनका इस्तेमाल हम करते हैं। अब होता क्या है कि वर्ड्स को एक साथ इकट्ठा करने के बाद, एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमें सेंटेंस मिलता है। इसका मतलब है कि हमें बहुत सारे, ये पाइल अप वर्ड्स की ज़रूरत होती है एक लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने के लिए। तो जितने भी वर्ड हैं, ऑल द वर्ड्स ऑल द वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज, चूँकि हम यहाँ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो हम इसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। इंग्लिश के इंग्लिश लैंग्वेज के सारे वर्ड्स को उनके फंक्शन और फीचर के अकॉर्डिंग 8 या 9 कैटेगरीज़ में बाँटा गया है। ठीक है? बहुत सारे लोग 9 कैटेगरीज़ में बाँटते हैं, बहुत सारे लोग 8 कैटेगरीज़ में बाँटते हैं। हम सारी चीज़ें सीखेंगे। 8 कैटेगरीज़ में कौन-कौन सी चीज़ें हैं, 9 में कैटेगरीज़ में जो ये कैटेगरीज़ एक्स्ट्रा है, उनमें वो क्या चीज़ें रखते हैं, दोनों सही है। कुछ खुराफाती लोग होते हैं जो इस तरह की आइडियाज़ लगाते हैं, है ना? चलिए, तो हमें क्या सीखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन होगा, आप अपनी बुक में देखेंगे, तो उसमें लिखा होगा कि हम सारे वर्ड्स को उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, उनके फीचर के अकॉर्डिंग हम 8 क्लास में या 8 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और दोज़ ग्रुप्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है? चलिए, कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैंने यहाँ लिए हुए हैं। इनको लेने का पर्पज़ ये है कि आपको मैं समझा सकूँ कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ होते हैं। एक से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो यूज़ होते हैं। अब यहाँ एक छोटा-सा टेक्निकल टर्म है, मैं उसे समझाना चाहूँगा। हालाँकि मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ, तो पहले इन सारी टेक्निकल टर्म्स को ही बताता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों के लिए काफ़ी लूसिड
और काफ़ी आसान तरीके से इस ग्रामर को मैंने अरेंज किया है। तो बीच-बीच में जो भी टेक्निकल टर्म्स आएँगे, वो आपको बताया जाएगा। ठीक है? चलिए, टेक्निकल टर्म्स ये है कि लैंग्वेज जो होते हैं लैंग्वेज जो होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होती है सिंथेटिक लैंग्वेज, दूसरी होती है हमारी एनालिटिक लैंग्वेज। सिंथेटिक लैंग्वेज की क्या दिक्कत है कि इसमें जो है सारे वर्ड किसी रूट फॉर्म से सिंथेसाइज होते हैं, है ना? और इनके जो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, इनमें ऑर्डर का ध्यान नहीं रखा जाता और इनके ऑर्डर में परिवर्तन होने से यानी कि चेंजिंग द ऑर्डर सेंटेंस की मीनिंग डिफ़ॉर्म नहीं होती है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए हिंदी जो है हमारी एक सिंथेटिक लैंग्वेज है ना? जैसे मैं लिख दूँ, है राम एक एक भगवान, ठीक है? तो ये भी मीनिंग सही है। राम एक भगवान है, ये भी एक मीनिंग सही है, ठीक है? एक भगवान राम है, ये भी मीनिंग सही है। तो आपने देखा कि सेंटेंस में वर्ड के ऑर्डर से मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। लेकिन मैं लिखूँ, ए डॉग ए डॉग बाइट्स चंदन, ठीक है? चंदन बाइट्स ए डॉग, ठीक है? आप बताइए क्या दोनों सेंटेंस की मीनिंग एक ही है? नहीं, ठीक है? इसमें डॉग बाइट करता है चंदन को, इसमें चंदन बाइट करता है डॉग को। तो ऐसा है कि सेंटेंस में जो एनालिटिकल लैंग्वेज होते हैं, उनमें ऐसा होता है कि ये जो सिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जिसको हम इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, ये कम होता है ना? तो वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच तब कैसे फॉर्म होंगे? उनको कैसे रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा? डिस्टिंग्विश कैसे किया जाएगा? तो उनके ऑर्डर से, यानी कि सेंटेंस में वो कहाँ प्लेस हैं, उनकी पोज़ीशन से। ठीक है? तो इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको ठीक ढंग से सीखना है, तो इस बात का ख़ास ध्यान रखना होगा कि सेंटेंस में आप ये रिकॉग्नाइज़ कर सकें कि किसी भी वर्ड का ऑर्डर क्या है, वो कब आ रहा है, किसके बाद आ रहा है, किसके पहले आ रहा है। इन सारी चीज़ों को काफ़ी बारीकी से समझेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएँगी। ठीक है? चलिए, वेयर इज़ द आयरन? वेयर इज़ द आयरन? अब आप देखेंगे आयरन यहाँ नाउन है। अब हम देखते हैं हु आयरन माई शर्ट, आयरन यहाँ वर्ब है। आयरन सेम वर्ड, यहाँ पे वर्ब हो रहा है और यहाँ पे नाउन हो रहा है। आई विल लाइट द फायर, यहाँ पे वो वर्ब है। कैन यू सी दैट रेड लाइट, और लाइट जो है यहाँ पे नाउन है। रमन इज ए फास्ट रनर, फास्ट एडजेक्टिव है यहाँ पे। द होल डे फास्ट, फास्ट वर्ब है यहाँ पे। सैम ड्राइव सो फास्ट, फास्ट यहाँ पे एडवर्ब। देख रहे हैं एक ही वर्ड अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कारण क्या है? इनके प्लेस इन द सेंटेंस। तो आप जब भी ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो इस बात की तभी ज़रूर रखें कि सेंटेंस में उनके क्या ऑर्डर है। ऑर्डर से उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच में परिवर्तन होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है? चलते हैं। पहला कैटेगरी जो है हमारी नाउन की है, तो इसमें हम उसके डेफिनेशन, फंक्शन, एट्रीब्यूट्स वगैरह सीखेंगे। नाउन, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, मस्ट यूज़्ड, या इसको हम कह सकते हैं ओवरवर्क वर्ड, ओवरवर्क कैटेगरी ऑफ वर्ड। ठीक है? इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा वर्ड जो है नाउन के हैं, दूसरा है वर्ब। ठीक है? सबसे ज़्यादा जो वर्ड है वो नाउन के हैं, दूसरे स्थान पे आता है वर्ब। तो नाउन क्या है? किसी भी चीज़ के नाम को, इसको एक बहुत ही शानदार डेफिनेशन मुझे मिला, नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज़ के नेम को हम नाउन बोलते हैं, है ना? किसी भी चीज़ के नाम को जनरली, जैसे राम ह्यूमन नेम है ना? और ट्रेन, बस, वंदे भारत, तो ये सारे जो नाम हैं,
ये नाउन है। तो आप समझ सकते हैं नाउन वो कैटेगरी है जिसमें किसी भी चीज़ के नाम को हम लेते हैं। तो आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेम ऑफ, बाकी सारी चीज़ें लगा सकते हैं, प्लेस, पर्सन, फलाना ढिमकाना, जो भी चीज़ें लगा सकते हैं आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी चीज़। नाउन का फंक्शन क्या है सेंटेंस में। सेंटेंस में नाउन क्या काम करता है, ठीक है। तो नाउन जो है 3 तरह का फंक्शन करता है। पहला तो वो सब्जेक्ट बन सकता है, दूसरा ऑब्जेक्ट बन सकता है ना। ऑब्जेक्ट कैसा, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, ठीक है। और पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, वो पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल के लिए हम सीखेंगे, राम गोज टू स्कूल। इसमें राम क्या है, सब्जेक्ट है। रमन बाइट्स ए डॉग, ये डॉग क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगला कॉम्प्लीमेंट, ये जो है ना, राम गोज टू स्कूल इज कॉम्प्लीमेंट। तो स्कूल जो है पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट है। आई एम अ किंग, ठीक है, ये किंग जो है कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, जिसमें किंग जो है पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट है। तो आप सीख लिए कि सेंटेंस में क्या क्या फंक्शन है नाउन के। नाउन के फंक्शन है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब हम देखेंगे नाउन के क्या क्या एट्रीब्यूट हैं, मतलब नाउन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब इनके क्या क्या क्वालिटीज हैं, कैसे हम नाउन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आपस में ही, है ना। तो देखिए नाउन के एट्रीब्यूट्स हैं नंबर, जेंडर, केस, ठीक है। ये नाउन के एट्रीब्यूट्स हैं, कौन कौन, नंबर, जेंडर, केस। ये इसके द्वारा हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मेन चीज है जो काफी ज्यादा सीखने वाली है, उसे यहाँ सीखते हैं। वो चीज क्या है कि हम इसको सिंथेसाइज कैसे कर सकते हैं, इसकी सिंथेसिस कैसे कर सकते हैं, है ना। देखिए अगर प्रॉपर नाउन नहीं दिया हो, मतलब प्रॉपर नाउन का मतलब वो जो सब कैटेगरी है वो नहीं, मतलब कि अगर नाउन नहीं मिल रहा हो किसी वर्ड के लिए प्रॉपर ढंग से, ठीक ढंग से नाउन अवेलेबल नहीं हो, तो हम नाउन कैसे बनाते हैं। जैसे दौड़ना, दौड़ना एक अच्छी आदत है ना, या टहलना एक अच्छी आदत है। तो अब ये टहलना जो है ये प्रॉपर नाउन नहीं है ना, तो इसे कैसे बनाया गया होगा। तो हम अगर कहते हैं वॉकिंग इज गुड हैबिट, ठीक है, तो ये वॉकिंग जो है यहाँ नाउन जरूर है, लेकिन ये नाउन बना कैसे, ये किसी वर्ब से बना है ना, ये किसी वर्ब से बना है। तो इस वर्ब के जिस फॉर्म से ये नाउन बना है उस फॉर्म को हम जेरंड बोलते हैं, है ना, जेरंड भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं हम, टू वॉक इज ए गुड हैबिट। तो ये भी नाउन की तरह वर्क कर रहा है, लेकिन ये जेरंड नहीं, ये भी वर्ब से बना है, लेकिन इसे हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, इन्फिनेटिव, ठीक है। तो जनरली वर्ब से नाउन कैसे बनाते हैं, तो इसके दो तरीके हैं। या तो हम इसे जेरंड बना दें आईएनजी लगा के, तब भी ये नाउन की तरह एक्ट करेगा, या हम इसकी इन्फिनेटिव फॉर्म को यूज करें, ठीक है, जो विद टू होता है, तब भी ये नाउन की तरह ही एक्ट करेगा, ठीक है। ये तो समझ गए आप। चलिए, पिछले वीडियो में एक जगह मुझसे गलती हो गई थी, शायद आप लोगों ने नोटिस किया है। एक लड़का
बता रहा था मुझे, ठीक है? तब मुझे ख्याल आया। हालाँकि कई बार जो है स्ट्रेस में आदमी जो है छोटी-बड़ी गलतियाँ कर देता है। मैंने वहाँ कहा था कोई ऐसा सेंटेंस था, राम स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। मैंने वहाँ कहा था ये बर्निंग जो है जेरंड है, ठीक है? जबकि ये जेरंड नहीं है, क्योंकि ये डेक को मॉडिफाई कर रहा है, डेक के क्वालिटी के बारे में बता रहा है। ये एक पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल, ठीक है? इसके बारे में भी बताएँगे जब हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे। तो आपने अभी क्या-क्या सीखा? अभी हम लोगों ने सीखा ये कि जितने भी वर्ड होते हैं उसको हम 8 या 9 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हमारा डिवाइड करने का बेस क्या होता है? फंक्शन और फीचर्स, ठीक है? बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, अंग्रेजी में प्राय ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अंग्रेजी एक एनालिटिकल लैंग्वेज है। तो वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमेशा परिवर्तन मिलेगा कि एक ही वर्ड कई तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ जा रहे हैं। ये इसलिए होता है कि उनके पोजीशन सेंटेंस में चेंज होते रहते हैं। इस आधार पर उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होते हैं। और हमने सीखा कि लैंग्वेज कितने तरह की होती है, 2 तरह की। अच्छा, एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जब भी आप सिंथेटिक लैंग्वेज से एनालिटिकल लैंग्वेज या एनालिटिकल लैंग्वेज से सिंथेटिक लैंग्वेज की तरफ आप जाते हैं, तो निश्चित तौर पर एक परेशानी, एक हार्डशिप आपको देखने को मिलती है कि आपको लैंग्वेज को सीखने में एक बड़ा बैरियर सामने आ जाता है, क्योंकि ये दोनों मूलतः फंडामेंटली डिफरेंट लैंग्वेज होते हैं, है ना? डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज होते हैं। जो जर्मन स्पीकिंग या स्पेनिश या लैटिन वाले लोग हैं, वो आपकी अपेक्षा ज़्यादा जल्दी अंग्रेजी सीख पाते हैं, क्योंकि उनकी भाषा जो है एनालिटिकल है, और वो एनालिटिकल से एनालिटिकल में जाते हैं, तो उनको पता होता है कि पैटर्न क्या होता है ना? लेकिन हमारी भाषा जो है सिंथेटिक है, और हम उससे एनालिटिकल लैंग्वेज की तरफ जा रहे हैं, तो हमें एक बैरियर, एक हार्डशिप का सामना करना पड़ता है। तो उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी हाँ, एक चीज़ है, मैं किसी भी सेंटेंस का मीनिंग नहीं बताता हूँ। बच्चों की ये भी क्वेरीज़ थी कि मैं सेंटेंस की हिंदी नहीं बताता हूँ। तो अगर मैं हिंदी बताने लगूँ, तो फिर आप ग्रामर को ठीक से सीख नहीं पाएँगे, क्योंकि फिर वही बात आ जाएगी, लैंग्वेज के फंडामेंटल में ही प्रॉब्लम है। हम सिंथेटिक को एनालिटिकल, एनालिटिकल को सिंथेटिक में परिवर्तन करके उनके लैंग्वेज को नहीं सीख सकते, है ना? ये बहुत बड़ा बैरियर है। तो ग्रामर पढ़ने के लिए या किसी एनालिटिकल लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको, अगर आप सिंथेटिक लैंग्वेज में हैं, तो ट्रांसलेशन नहीं करें। ट्रांसलेशन एक अलग डिपार्टमेंट है, उनको अलग तरीके से सीखा जाता है। पहले हम ग्रामर खत्म करते हैं, फिर देखेंगे कि अगर ट्रांसलेशन हो पाए तो पढ़ाएँगे। उसके अलावा मेरा एक टारगेट ये भी है कि वोकैब वगैरह के लिए भी क्लासेस लूँ रूट वर्ड्स के साथ, ठीक है? तो ईमानदारी से पढ़ते रहें, बाकी सारी काम करें। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जो हैं एक्सरसाइज करके नहीं भेज रहे हैं। तो मैंने बताया है ना कि कंसेक्यूटिव 3 एक्सरसाइजेस इफ यू विल नॉट कंप्लीट, आई विल मेक यू रिमूव फ्रॉम द ग्रुप, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखें, एक्टिव रहें और चीज़ों को सीखें। ये जो है ना, इतना खूबसूरत ढंग से आपको ग्रामर ऑर्गनाइज़ नहीं मिलेगा। ग्रामर बहुत ही कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम। हुँ, तो हमने यहाँ देखा कि नाउन जो होता है, नेमिंग वर्ड होता है ना? नाउन का एक सेंटेंस में फंक्शन क्या-क्या होता है? या तो सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, या पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। बाकी सारे उसके एग्ज़ाम्पल सुन लेंगे, देखें। उसके अलावा नाउन के एट्रीब्यूट या क्वालिटीज़ क्या-क्या होती है? तो नाउन की क्वालिटीज़ होती है, नंबर, जेंडर, केस। सबको एक-एक करके बाद में सीखेंगे। क्योंकि ये काफ़ी ब्रीफ, मैं सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की थोड़ी-थोड़ी बता रहा हूँ, तो इसमें इतनी डिटेल हम नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि नाउन को सिंथेसाइज़ कैसे किया जा सकता है? किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम नाउन कैसे बना सकते हैं? मोस्टली वर्ब से बनाने के लिए 2 तरीके हैं, या तो जेरंड बना लो या इन्फिनिटिव बना लो। इन्फिनिटिव का एक और पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं वेयर इन्फिनिटिव, वेयर इन्फिनिटिव, है ना? ये पॉज़िटिव
टाइप के वर्ब्स में यूज़ होता है ना? तो ये सारी चर्चा मैं बताऊँगा, बाकी सारी डिटेल्स क्या है इनकी। अब देखिए नाउन की सब कैटेगरीज़ भी होती है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, पजेसिव नाउन, कंपाउंड नाउन। इसके अलावा एक ये तो हो गया हमारा कन्वेंशनल मेथड, जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं, इनको हम कैटेगराइज़ करते हैं, सब कैटेगराइज़। लेकिन एक जो है मॉडर्न मेथड है सब कैटेगराइजेशन की। जैसे क्या-क्या है? तो एक तो हम उसको प्रॉपर को अलग छाँट देते हैं। उसके अलावा 2 और पार्ट हो जाते हैं हमारे। पहला पार्ट हो जाता है काउंटेबल और दूसरा हो जाता है अनकाउंटेबल। मैं आपको विशेष रूप से एक एक्सपर्ट नोट्स बता रहा हूँ कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन स्ट्राइक करे, आप उसको एक कोने में लिख लें। एक पन्ना, कॉपी का एक पेज आप इसलिए छोड़ लें, ऊपर लिख दें हेडिंग में अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है? और जब भी आपको मिले अनकाउंटेबल नाउन, उसको आप लिखते जाएँ। इससे क्या होगा, आप देखेंगे कि एक समय के बाद आपको इतना फ़ायदा मिलेगा इस अनकाउंटेबल नाउन को लिख लेने से, क्योंकि जब आगे ग्रामर को आप डीपली पढ़ने जाएँगे, तो ये सारी चीज़ें तो उतनी काम नहीं आती। हमें बस ये दोनों चीज़ों पे ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो जो भी हार्डशिप आती है, हमें अनकाउंटेबल नाउन को रिकॉग्नाइज़ करने में आती है। तो आप लिखते जाएँगे तो आसानी से वो चीज़ें रिकॉग्नाइज़, इसका कोई मेथड भी नहीं है रिकॉग्नाइज़ करने का। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसका चार्ट पहले से बना के रखें। चलिए, चूँकि हम मेन कैटेगरीज़ की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल के लिए सब कैटेगरीज़ पर ध्यान नहीं देंगे, स्किप करते हैं इसको। अगला है हमारा प्रोनाउन, प्रोनाउन, है ना? अब आप देखिए प्रो का मतलब होता है बिफोर, बिफोर। अब जो है बिफोर नाउन, वो वर्ड जो नाउन के लिए यूज़ होता है, इंस्टेड ऑफ नाउन। आप डेफिनेशन में देखेंगे, द वर्ड व्हिच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन, है ना? जो नाउन की इंस्टेड में यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि बार-बार रिपिटेशन से बचने के लिए। जैसे किसी सेंटेंस में बार-बार अगर हम रमन लिखें, तो थोड़ा-सा बोरिंग हो जाएगा, है ना? एक बार रमन लिखेंगे, बाकी उसके लिए ही का प्रयोग करेंगे। एक बार जो है सिया लिखेंगे, बाकी उसके लिए सी का प्रयोग करेंगे, ठीक है? समझ रहे हैं? तो इसके लिए जो है रेपिटेशन को ख़त्म करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। नाउन में हमने देखा, नाउन की जो एट्रीब्यूट्स हमने देखे, नंबर, जेंडर, केस। ये आप इस बात का भी ध्यान रखें कि इसमें इन्फ्लेक्शन होते हैं। इन्फ्लेक्शन का मतलब ये समझें कि चेंज इन फॉर्म, चेंज इन फॉर्म, ठीक है? हम नंबर चेंज करते हैं तो नाउन के फॉर्म बदल जाते हैं, जेंडर चेंज करते हैं, नाउन का फॉर्म बदल जाता है, केस चेंज करते हैं, नाउन का फॉर्म बदल जाता है। उसी तरह प्रोनाउन में अगर हम विशेष करके इन्फ्लेक्शन पर आप ध्यान देंगे वहाँ पे। जब भी प्रोनाउन पढ़ रहे होंगे तो प्रोनाउन के इन्फ्लेक्शन पे ध्यान देंगे, क्योंकि प्रोनाउन गिने-चुने ही हैं, ज़्यादा प्रोनाउन के वर्ड्स हैं नहीं, तो उनके इन्फ्लेक्शन दिए रहते हैं। यानी कि अगर जैसे ही की बात करें, ही जो है हमारा सब्जेक्टिव केस है ना? लेकिन नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं इसको, नॉमिनेटिव केस। लेकिन जब इसको ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं तो हिम हो जाता है। जब हम इसको पॉजिटिव केस में यूज़ करते हैं तो हीज हो जाता है ना? तो इस तरह के इन्फ्लेक्शन दिए रहते हैं, है ना? तो ये इन्फ्लेक्शन वाले चार्ट को आप ध्यान देंगे और इसको मतलब ऑब्ज़र्व करेंगे और इनको थोड़ा-सा याद रखने की कोशिश करेंगे। ख़ास करके सी के लिए, यू के लिए, मी के लिए, सॉरी या आई के लिए, वी के लिए, है ना? इनको आप ख़ास करके ध्यान देंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। इनमें से कुछ वर्ड्स को डिटरमाइनर के अंदर भी रखा जाता है। हम बताएँगे आगे वो कौन से पार्ट्स हैं जिनको डिटरमाइनर के अंदर भी रखा जाता है। अब देखिए कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं। एक सेंटेंस है यहाँ पे, व्हेन वी वॉक्ड अक्रॉस द ब्रिज। तो ये देखिए, ये हमारा क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है? वी सॉ समवन, ये प्रोनाउन है। हू नोज़, रिलेटिव प्रोनाउन है। एक पार्ट और सीखना होता है, आप इन चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए कि कौन-कौन से पार्ट प्रोनाउन में पढ़ने ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो इन्फ्लेक्शन सीखना है, दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन को काफ़ी तबीयत से सीखना है। जब हम उसको पढ़ाएँगे प्रोनाउन, एन-ओ-यू-आर,
जब हम प्रोनाउन को डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन के लिए अलग से एक पूरी क्लास ही देनी पड़ेगी। यू, आई विल फिक्स द डिश वॉशर माई सेल्फ, ठीक है। ये हो गया आपको इम्पैथिक, ठीक है। तो इस तरह के प्रोनाउंस होते हैं, बाकी सारी चीज़ें। अब इसमें क्या है, हमने सीखा क्या कि जो नाउन के लिए यूज होता है, नाउन में इन्फ्लेक्शन होता है ना। यूज हम प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं, रिपीटेशन को खत्म करने के लिए यूज करते हैं। इनके इन्फ्लेक्शन अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, इनमें अलग अलग तरह की चीज़ें होंगी, तो इनमें भी वो सारी इन्फ्लेक्शंस देखने को मिलेगी। रिलेटिव प्रोनाउन को खास ध्यान देना है पढ़ने के लिए। अब चलिए इनकी सब कैटेगरीज है ना। तो सब कैटेगरीज को मैंने बताया कि ध्यान देने की जरूरत है नहीं। अब आगे देखते हैं वर्ब। नाउन के बाद सबसे वर्साटाइल, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे ज्यादा जिस पर ध्यान देने वाली पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है हमारा वर्ब, है ना। वर्ब क्या होता है, ये किसी एक्शन को, पोजीशन को और स्टेट को बताता है ना। तो आप डिफिनेशन भी ऐसे ही देखेंगे, ये वर्ड विच शो एक्शन, पोजीशन, स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड वर्ब। तो ये तो उसका डेफिनेशन हो गया। और जो है फंक्शन में आप देख सकते हैं, वो एक्शन बताता है, पोजीशन बताता है, स्टेट बताता है। एट्रीब्यूट क्या होते हैं उसके, एट्रीब्यूट ये होता है कि मतलब कहाँ कहाँ उसके इन्फ्लेक्शन आपको देखने को मिले, है ना। तो जैसे आप V1, V2, V3, V4, V5 ये लिखते हैं, है ना। यही इसके एट्रीब्यूट है और यही इसके इन्फ्लेक्शन है। जैसे V1 को हम कहते हैं प्रेजेंट, V2 को हम बोलते हैं पास्ट, V3 को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, V4 को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, V5 को बोलते हैं सिंगुलर सिंगुलर फॉर्म ऑफ V1, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल है, द शटल विल फ्लाई इनटू स्पेस, विल फ्लाई, द लविंग मदर, लविंग। हालांकि ये लविंग अब लविंग जो है यहाँ पे वर्ब से बना हुआ है, वर्ब से सिंथेसिस करके बनाया गया, ये एक पार्ट ऑफ एडजेक्टिव है, ठीक है। फिर कंफर्टेड, सूथेड, ये सारे वर्ब है। अब हम बात करते हैं कि वर्ब से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। वर्ब से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं थ्रू इन्फ्लेक्शन, मतलब इसके फॉर्म में चेंज करके हम और कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच बना सकते हैं। तो हम वर्ब से एडजेक्टिव बना सकते हैं, नाउन बना सकते हैं, ठीक है जी। दो चीज़ें हम बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, एडजेक्टिव और नाउन। नाउन बनाने की मैंने पहले ही बता दिया, दो तरीके हैं, एक तो जेरंड है और इन्फिनेटिव, ठीक है। जेरंड में आईएनजी का यूज किया जाता है और इन्फिनेटिव में टू का। इसका एक और पार्ट बेयर इन्फिनेटिव, जो कॉजिटिव वर्ब्स वगैरह में यूज होता है, जिसमें टू का यूज नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे बनाए जाते हैं। तो एडजेक्टिव दो सेंस के बनाए जाते हैं, एक तो एक्टिव सेंस देता है, दूसरा पैसिव सेंस देता है। एक्टिव सेंस में जो यूज होता है उसमें आईएनजी होता है और इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जो पैसिव होते हैं उसमें वर्ब का V3 का यूज किया जाता है। कई बार ये डिफरेंट फॉर्म भी होते हैं, जैसे मोल्टेड, है ना। मोल्टेड मतलब पिघला हुआ, ये वर्ब का फॉर्म है, लेकिन हम वहीं कहें मोल्टेन, ये एडजेक्टिव है ना। और ये पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो एक्टिव सेंस के एडजेक्टिव बनाने के लिए हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है, पैसिव सेंस के एडजेक्टिव बनाने के लिए हमें पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये उनके सब कैटेगरीज हैं, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, लिंकिंग, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, मॉडल, एक्शन, हेल्पिंग, स्टेटिव, स्टेटिव, है ना, डबल ट्रांजिटिव, ट्रिपल ट्रांजिटिव, है ना, मोनो ट्रांजिटिव। ये बहुत सारे वर्ब के बहुत सारे आपको अलग अलग काइंड्स देखने को मिलेंगे, इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, फिलहाल के लिए इसे स्किप करते हैं। अब देखते हैं एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा नाउन, तो नाउन के डिस्क्रिप्शन को अगर हमें लिखना हो, नाउन के डिस्क्रिप्शन को लिखना हो या उनकी क्वालिटी बतानी हो, जिसको हम क्वालिटी बतानी हो, जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाई करना, मॉडिफाई करना। तो जिस वर्ड से हम उसको मॉडिफाई करते हैं, जैसे मैं लिख दूँ पेन, कैसा पेन है भाई, ब्लैक है, ठीक है। तो मैंने पेन को मॉडिफाई किया या पेन की डिस्क्रिप्शन को बताया, तो ये जो डिस्क्रिप्शन बताने वाले वर्ड्स हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव दो ही चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं, नाउन को, प्रोनाउन को। इतने वर्सटाइल ये नहीं होते हैं, ये मात्र दो ही चीजों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई उनकी डेफिनेशन। ये वर्ड विच इज यूज टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। अब हम देखते हैं, अब फंक्शन तो वही है कि ये डिस्क्राइब करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ये मॉडिफायर्स हैं। अब इनके एट्रीब्यूट्स देखते हैं। एट्रीब्यूट्स में हम देखने को मिलेगा इसमें डिग्री, ठीक है। डिग्री क्या होता है कि जैसे मान लो ये एक लड़का है, ठीक है, ये दूसरा लड़का है और ये तीसरा लड़का, ठीक है जी। अब देखेंगे ये टॉलर है, ये टॉलेस्ट है, ये टॉल है ना। अब देखिए बात क्या है कि ये टॉल होने की क्वालिटी तो तीनों में है ना, तीनों में टॉल होने की क्वालिटी है, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो उसको हम डिग्री बोलते हैं कि मतलब किस डिग्री में किसके पास वो क्वालिटी अवेलेबल है। जैसे कोई गुड होता है, कोई बेटर होता है, कोई बेस्ट होता है, यानी बेस्ट में सुप्रीम सुप्रीम डिग्री की क्वालिटी अवेलेबल है। तो इसको हम डिग्री बोलते हैं। डिग्री एडजेक्टिव में भी होती है और डिग्री एडवर्ब में भी होती है ना। तो इसमें एट्रीब्यूट में हो जाएगा आपका डिग्री। हम देखेंगे कि डिग्री में इन्फ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ एक सेंटेंस लिया हुआ है मैंने, द वाइज। वाइज क्या है, वाइज है एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव के साथ अगर हम द का यूज़ करें तो ये कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे द पुअर, मतलब जो सारे पुअर लोग हैं। द ऑनेस्ट, जो सारे ईमानदार लोग हैं, ठीक है। द गॉर्जियस, जो सारे गॉर्जियस लोग। तो द के साथ अगर एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। द वॉइस, हैंडसम, ऑल, ठीक है। तो अगर इतना ही दे के छोड़ दिया रहता तो ये हमारा कॉमन नाउन है ना। लेकिन आगे और भी चीज़ें लिखी हैं, द वाइज, हैंडसम, ऑल। अब ऑल जो है नाउन है, और नाउन के पीछे इसके बारे में लिखा गया है कि ऑल कैसा है, हैंडसम है और बुद्धिमान है ना। हैड ऑरेंज आइज, आइज के बारे में बताया जा रहा है, कैसा है, ऑरेंज आइज। द फादर, केयरिंग फादर, फादर जो है कैसा फादर है, केयरिंग फादर है। तो ये एडजेक्टिव होगा। रॉक द बेबी, ठीक है। अभी हमने पीछे सीखा कि वर्ब से एडजेक्टिव भी बनाए जाते हैं, तो फिर यहाँ बताने की ज़रूरत है नहीं कि एडजेक्टिव की सिंथेसिस कैसे की जाती है। एडजेक्टिव की सिंथेसिस, दो तरह के एडजेक्टिव हम बना सकते हैं वर्ब से, एक तो एक्टिव सेंस की, दूसरा पैसिव सेंस की। अब एक्टिव सेंस, पैसिव सेंस की एडजेक्टिव क्या है, जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे उस समय बताएंगे, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिकॉग्नाइज थोड़ा ये वर्डाई व्यू ले रहे हैं हम लोग, तो उसमें आप काफ़ी डेप्थ में चीज़ों को नहीं बता सकते, है ना। क्योंकि अगर आप 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ लेते हैं तो इंग्लिश ग्रामर खत्म, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि आज के ही क्लास में मैंने इंग्लिश ग्रामर पूरा पढ़ा दिया, ऐसा ये पॉसिबल है ना। तो केवल हम थोड़ा सा बड़ा ही व्यू ले रहे हैं। तो आप बस एक नोट्स बना लें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि एडजेक्टिव पार्ट में क्या-क्या चीज़ें सीखनी होती है ना? तो एक आपको एक व्यू मिल जाएगा कि हमें क्या-क्या करना है, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ हमें कैसे डील करना है ना? तो जो सारी कन्फ्यूज़न है वो सॉर्टेड आउट हो जाएगी। तो ये पैसिव सेंस के एडजेक्टिव बनाने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया जाता है।
यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म, है ना, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब का चौथा फॉर्म यानी कि वर्ब प्लस आई। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो हमने बताया था ना कि कुछ लोग 8 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और कुछ लोग 9 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये जो 9 कैटेगरीज वाले हैं भाई, वो आर्टिकल और डिटरमाइनर्स को एक अलग ही कैटेगरी में रखते हैं। इनको मानते हैं कि ये अलग ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना। तो इसके बारे में आप ऐसा समझें कि इनको हम पार्टिकल भी बोलते हैं। पार्टिकल ये काफ़ी छोटे होते हैं, है ना, जैसे ये एंड दिस दैट, है ना, माइन, तो इस तरह के, सॉरी माई, तो इस तरह के ये छोटे छोटे जो हैं बहुत छोटे छोटे वर्ड होते हैं, लेकिन ये लिमिट करते हैं नाउन को। ठीक है, लिमिट करते हैं नाउन को, है ना। तो ये अगर ये नाउन को लिमिट कर रहे हैं तो इन्हें कहाँ होना चाहिए, एडजेक्टिव में होना चाहिए, है ना। लेकिन हम कहाँ पढ़ रहे हैं, आर्टिकल और डिटरमाइनर में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमने देखा कि एडजेक्टिव जो होते हैं उनका, जो ये खुराफाती लोग हैं जिन्होंने एक अपना अलग कैटेगरीज बना रखा है, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एडजेक्टिव में तो हम उन वर्ड को पढ़ते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उनकी क्वालिटीज को बताते हैं। लेकिन ये तो लिमिट कर रहे हैं। लिमिट करने का क्या सेंस है? जैसे मैं, देखिए मैं समझा रहा हूँ, ये रेड बैग, बैग की क्वालिटी तो है रेड, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लिमिट कर रहा है। लिमिट क्या कर रहा है कि बैग अकेले है, बैग सिंगल है। ठीक है, अब अगर हम द रेड बैग लिख देते तो क्या होता, तब भी ये लिमिट कर रहा है कि ये बैग नॉन है, जाना पहचाना है, ये कोई रैंडम बैग नहीं है जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। तो अगर हम लिख देते दिस रेड बैग, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो बैग है ना, बस दिस वन, यहाँ जो बैग रखा हुआ है इस बैग के बारे में बात हो रही है। तो ये इनके सेंस को काफी लिमिट कर देता है ना। तो इन लोगों ने कहा कि भाई ये लिमिटर है, तो हम इन्हें अलग ही पढ़ लेंगे, है ना। तो हर जगह तो तुम देखते ही हो खुराबाती लोग, तुम्हारे क्लास में भी होंगे, है ना। तो ऐसे लोग हैं जो अलग करके पढ़ते हैं। लेकिन तुम्हारी इच्छा है, तुम अलग भी पढ़ लो। 9 कैटेगरीज भी बोलोगे तो गलत नहीं है, 8 कैटेगरीज भी बोलोगे तो गलत नहीं है। बशर्ते अगर कोई पूछ ले कि तुम्हें आर्टिकल और डिटरमाइनर को अलग करके क्यों पढ़ रहे हैं, तो तुम्हारे पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए, है ना। अगर इस बात को तमीज से समझ पाओ तो बोलना 9, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोल देना 8। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है एडवर्ब। नाउन वर्ब के बाद तीसरा जो सबसे ज्यादा काम करता है एक सेंटेंस में, वो भैया है हमारे एडवर्ब। ये अपने आप में बहुत वर्सटाइल है। इनका काम क्या है? ये भी काम करते हैं मॉडिफिकेशन के, है ना। ये भी क्वालिटी बता देते हैं, लेकिन किनकी क्वालिटी बताते हैं? नाउन की, प्रोनाउन की नहीं। ये नाउन प्रोनाउन की नहीं बताते हैं, ये बताते हैं जो नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताता उनकी क्वालिटी ये बता देते हैं एडजेक्टिव की। ये खुद की भी क्वालिटी बता देते हैं एडवर्ब की, इसके अलावा उनकी भी क्वालिटी बता देते हैं जो काम करते हैं। तो ये 3 चीज़ों की क्वालिटी बताते हैं एडवर्ब। देखिए ये 2 वर्ड से बना, एड प्लस वर्ब। वर्ब इनको मॉडिफाई करेगा, एड एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, और एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई करेगा। ठीक है, एक सेंटेंस है यहाँ पे, द एक्सट्रीमली क्यूट कोआला। अब देखिए ये कोआला जो है नाउन है, इसके बारे में जो बता रहा है एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव के बारे में जो बता रहा है ये भैया, ये हमारे एडवर्ब है। तो अब एडवर्ब के बारे में जो बता रहा है तो ये भी तो एडवर्ब होना चाहिए। नहीं, यही तो चीज है कि वो माथा पटकते हैं कि भैया इसे हम अलग रखेंगे, ये 9th क्लास है हमारा, क्योंकि अभी समझ ही नहीं आता। अब बताओ, नाउन को जो मॉडिफाई कर रहा है वो तो एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई कर रहा है वो तो एडवर्ब, अब एडवर्ब को जो लिमिट कर रहा है वो कौन होगा? एडवर्ब होगा ना। लेकिन हम तो इसे एडजेक्टिव में पढ़ते हैं भाई, तो इसीलिए वो बोलते हैं कि भैया इसे अलग कर दो, ये हमारे जाति का है नहीं।
तो ये बोलते हैं कि डिटरमाइनर जो है ये अलग रहेगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है। हग्ड इट्स मॉम वेरी टाइटली। अब ये टाइटली जो है एडवर्ब है ना, ये किसके बारे में बता रहा है, इसने हग क्या वो टाइट, तो ये इस वर्ब के वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। हाउ, कैसे, कैसे उसने हग किया, है ना। व्हेन, एडवर्ब को जानने के लिए मैं टूल्स भी बताऊंगा, क्या क्या, वेयर, ये सारे जो है ना, इसे क्वेश्चन व्हेन, वेयर, हाउ, ठीक है, इन सारे वर्ड से अगर आप क्वेश्चन करते हो तो एडवर्ब मिल जाएगा तुम्हारा। अब हम देखते हैं वेरी क्या कर रहा है यहाँ पे। वेरी जो है ये बता रहा है कि टाइट तो किया ही, लेकिन कितना टाइट, बहुत टाइट, है ना, तो ये भी एडवर्ब। अब यहाँ पे महाराज एडवर्ब, एडवर्ब के बारे में बता रहे हैं। द ऑल लाउडली, यहाँ पे डॉग होगा, डॉग हॉल्ड लाउडली, ठीक है। अब उसने हॉल किया कैसे, वेरी लाउड, ये एडवर्ब। ये किसके बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में। अब हम जानते हैं कि इसके एट्रीब्यूट क्या, यानी कि इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन कहाँ इसमें देखने को मिलेगा, चेंज, इन्फ्लेक्शन मतलब चेंज इन फॉर्म, चेंज इन फॉर्म कहाँ देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा तुम्हारे डिग्री में। जब तुम डिग्री पढ़ोगे तो इसमें भी देखने को मिलेगा। अच्छा, इसमें एक चीज को और खास ध्यान रखना, कुछ वर्ड तो ऐसे हैं जैसे हमने लिख दिया फास्ट, यू रन फास्ट, यू रन फास्ट। अब देखो, यू रन फास्टली, फास्टली, ठीक है भाई, तो इन दोनों में कौन सही है, ये गलत है, ये वाली सही है। तुम्हें कैसा लग रहा था, ये भी तो भाई एडजेक्टिव जैसा ही लग रहा था, अब ये लो भाई लग गया डेढ़ भाव। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है, बहुत सारे फास्ट जैसे बहुत सारे वर्ड तुम्हें मिलेंगे जो देखने में लगेंगे कि एडजेक्टिव है, लेकिन वो दरअसल होंगे एडवर्ब, है ना। तो इसका भी आप अलग से सेपरेट पन्ना नोट करना, एडजेक्टिव जो एक्चुअल में एडवर्ब है, और जहाँ जहाँ ये मिलते हैं उनको नोट करते हैं, मामला खत्म, सॉर्टेड आउट। ठीक है जी, चल, इसमें और कुछ देखना था, एडवर्ब, एडवर्ब, चलो, इसमें और कुछ नहीं देखना था। अब आते हैं प्रीपोजिशन। ये पार्ट ऑफ स्पीच के सबसे, एक होता है ना क्लास का सबसे फालतू आदमी, वो है महाराज, ये सबसे फालतू आदमी। इसको आप अगर हल्के में लेते हैं तो आपका ग्रामर कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो प्रीपोजिशन को कभी आप हल्के में ले ही मत, है ना। और इनकी संख्या लिमिट होती है, 180 के आसपास ही होते हैं, है ना, मात्र 180 के आसपास होते हैं, और इतना ही पढ़ना ही होता है, ये बहुत लिमिटेड होते हैं। तो प्रीपोजिशन का काम क्या है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि प्री पोजीशन, ये पोजीशन लेते हैं पहले की, और पहले पोजीशन लेने के बाद क्या करते हैं कि जिस वर्ड के पहले ये पोजीशन ले रहे हैं, मान लो कि ये हमारा वर्ड है, यहाँ उन्होंने पोजीशन लिया, ठीक है, तो ये महाराज क्या करते हैं, इस वर्ड का रिलेशनशिप रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस के बाकी पार्ट से इसका संबंध जोड़ देते हैं, इनका यही काम, ठीक है। प्रीपोजिशन का काम क्या है कि जिस वर्ड के पहले ये पोजीशन लेते हैं उसका संबंध सेंटेंस के बाकी हिस्से से जोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, द फ्रॉग सैट इन द फ्लावर। अब ये फ्लावर जो है, फ्लावर जो है अगर हम इन को हटा दें, ऐसे हटा, द फ्रॉग सैट फ्लावर, बताओ क्या मीनिंग निकल रहा है, नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है ना। तो अगर हम यहाँ लिख दें इन, तो भैया इसको बाकी हिस्सों से जोड़ दिया गया, फ्रॉग कहाँ बैठा है, फ्लोर पे बैठा है ना। तो अब देखो, द बेबी क्राइड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, तो ये लॉन्ग टाइम को बाकी सेंटेंस से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये फॉर, ये महाराज प्रीपोजिशन जो है ये पहले पोजीशन लेते हैं फिर उनको कर लेते हैं, इसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है। इनके फंक्शन तो आप देख ही रहे हो कि ये जोड़ने का काम कर रहे हैं, है ना। तो ये प्रीपोजिशन को काफ़ी आप ध्यान से पढ़ेंगे
और हाँ, मुझे लगता है प्रीपोजिशन पढ़ाने के लिए मुझे 5 से 7 क्लास चाहिए, है ना? फिर मज़ा आएगा। और ये प्रीपोजिशन काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, इसको काफ़ी ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है ना? जब भी आप सेंटेंस पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा परेशान यही करते हैं। कई बार आपको ये दिखता है कि प्रीपोजिशन जो है, वो कंजंक्शन के साथ, है ना, डिस्गाइज़ करते हैं, है ना? मतलब आपको लगेगा कि प्रीपोजिशन है, लेकिन दरअसल वो होते हैं कंजंक्शन, ठीक है? जैसे कि मैंने बताया कि कई बार देखने को मिलेगा कि एडजेक्टिव है, लेकिन वो हैं एडवर्ब। वही हालत यहाँ भी है, देखने में लगेगा कि वो प्रीपोजिशन है, लेकिन वो दरअसल होते हैं कंजंक्शन, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला है हमारा कंजंक्शन। अब कंजंक्शन का क्या काम है? हमने देखा कि प्रीपोजिशन करता क्या था? प्रीपोजिशन करता था कि किसी वर्ड के पहले आ गया, ये वर्ड है इसके पहले आ गया और इसका संबंध रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से जोड़ दिया, है ना? तो ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन। ये एक तरह का कनेक्टर है। तो कंजंक्शन भी कनेक्टर है, कंजंक्शन भी कनेक्टर है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कनेक्टर है। ये वर्ड को सेंटेंस से कनेक्ट करता है, ये महाराज दो सेंटेंस को कनेक्ट कर देते हैं, ये दो सेंटेंस को कनेक्ट कर देते हैं, सेंटेंस को कनेक्ट कर देते हैं। ये सेंटेंस कनेक्टर है, ये वर्ड कनेक्टर है, ये सेंटेंस कनेक्टर। इस देखिए, हमिंग बर्ड सैट एंड वेटेड, ठीक है? आपको लग रहा है कि ये वेटेड वर्ड को जोड़ा जा रहा है, नहीं, ये सेंटेंस दो पार्ट में था। द हमिंग बर्ड वेटेड, ठीक है, बीच में एंड, है ना? द हमिंग बर्ड सैट एंड द हमिंग बर्ड वेटेड, ये दो सेंटेंस थे, इनको जोड़ा गया है एंड से, है ना? तो सब्जेक्ट की रिपीटेशन हो रही थी, तो ड्रॉप आउट कर दिया गया सब्जेक्ट को, तो ये मिला। डू यू लिव नियर द पार्क और नियर द हॉस्पिटल? अभी देखिए, और जो है हमारे कंजंक्शन है, आपको लग रहा होगा इस हिस्से को बाकी हिस्सों से जोड़ा जा रहा है, नहीं, ये दो सेंटेंस हैं। डू यू लिव नियर द पार्क, डू यू लिव नियर द हॉस्पिटल, ये दो पूरे के पूरे सेंटेंस थे, लेकिन चूंकि डू यू लिव दो बार रिपीट हो रहा था, तो ड्रॉप कर दिया गया, है ना? इसमें आपको दो तरह के कंजंक्शन मिलेंगे, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट, है ना? कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो सेम कैटेगरी के लोगों को जोड़ते हैं, मतलब कि अगर वो सेंटेंस जोड़ते भी हैं तो अपने ही तरह के सेंटेंस को जोड़ते हैं, लेकिन सबऑर्डिनेट जो होते हैं वो सेंटेंस कैसा भी हो उनको जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद मान लो कि ये मेन सेंटेंस था और इसका कुछ एक्सटेंशन वगैरह यहाँ आया हुआ था, तो ये जोड़ तो देंगे, लेकिन अब ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, और ये हो जाएगा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इसमें ये दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाते हैं। तो इनके कैटेगरीज भी हैं, तो इनको उतना हमको लगता है ये क्लास काफ़ी होता है इनको पढ़ाने के लिए, 1 से 2 क्लास, ये ज़्यादा प्रॉब्लम करते नहीं हैं। अगला हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन, ठीक है? इंटरजेक्शन में आपको पता ही है, कुछ नहीं, जस्ट ओवरफ्लो ऑफ इमोशन है, ओवरफ्लो ऑफ इमोशन। अब आप लोगों से ज़्यादा इस बात को कौन ही जानता हो? सामने से सामने से देख करके किसी को, आप लोगों का इमोशन ओवरफ्लो हो ही जाता है ना? ये तो साइकिल बन गया भाई। चल, देखिए वो, अब इसमें खास बात क्या है कि पहचान भी लेते हैं कि देखिए यहाँ हम हैं, देख रहे हैं? तो इसमें पहचान भी हो जाती है कि आप कहाँ, ये कौन सा सेंटेंस है, किस तरह की इनकी टाइप है। तो ये हमारे इंटरजेक्शन। अब कुछ बातें और कर लेते हैं, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। बातें दरअसल ये है कि आप लोगों ने अभी जो भी चीज़ें सीखी, उनमें मेन चीज़ सीखना क्या है कि आपको सेंटेंस के हिंदी मीनिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सेंटेंस के अरेंजमेंट पर ध्यान देना है ना? ऑब्जर्व करना है सेंटेंस के अरेंजमेंट को, फिर कोशिश करनी है ये पता करने के लिए कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना?
फिर आपको ये सीखने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में आज के स्केड्यूल में नाउन भी था, तो हमें बच्चों की क्वेरीज आई कि क्लासेस लंबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एग्ज़ाम्स वगैरह भी हैं, तो इस आधार पे क्लासेस छोटी रह रही हैं। कल हम नाउन का नंबर, केस और जेंडर विद रूल्स पढ़ेंगे। विद रूल्स, कौन से रूल्स भाई? वो रूल्स नहीं कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, फीमेल से मेल कैसे बनाते हैं, है ना, वो नहीं। हम इनके सेंटेंस में यूज जो करते हैं उनके क्या रूल्स हैं, है ना, इस बारे में भी डिटेल सीखेंगे कि सेंटेंस में इनको कैसे यूज किया जाता है, उनके क्या रूल्स हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग कल सीखेंगे। फिलहाल के लिए क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।